गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे 3D। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वेक्टर अलजेब्रा, और मेरे हिसाब से आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे सीक्वेंस हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग 3D पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी, और फिर लास्ट टॉपिक LP। ठीक है, ये तीनों टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने बोल रखा है, हम लोग अपना फिर से स्टार्ट करेंगे रिवीजन। और रिवीजन में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सेकेंड बुक के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं। रिवीजन जो होगा वो केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर होगा, उनका सोल्यूशन होगा। ठीक है, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा, और उसके अदर जितने भी आपके डाउट्स हैं, जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स को अपने जो है हम लोगों के जो चैनल हम लोगों का है उसके कमेंट बॉक्स में वो डाउट्स अपने भेज सकते हैं, और उन सारे डाउट्स को मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बस हम लोग अपना सीक्वेंस जैसा चल रहा है वैसा ही बनाए रखेंगे, और बस अपनी जो स्टडी है, जो प्रिपरेशन है, उसको डाउन नहीं होने देंगे, ना ही उसको ब्रेक होने देंगे। जैसे कॉन्टिन्यूअस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ ज़्यादा ही मेरे मतलब कहते हैं कि मुझसे बहुत ही जुड़ा हुआ है, मुझे बहुत इस टॉपिक से लगाव है, क्योंकि ये टॉपिक मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि इसमें है ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इस टॉपिक में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो रिड्यूस कर दी गई हैं, तो वो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। बट ये रिड्यूस, जैसे कि हम लोग बच्चे खुश होते हैं यहाँ बहुत सारा कुछ रिड्यूस कर दिया गया, बट इसमें ऐसा होता है जैसे आप IIT का एग्ज़ाम देंगे, JEE का या NDA का एग्ज़ाम देंगे, तो बहुत सारे टॉपिक जो इन्होंने रिड्यूस किए हैं CBSE वालों ने, वो सारे के सारे टॉपिक आपको NDA में मिलेंगे। IIT का जो JEE का इस टाइम जो एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, मैंने देखा है IIT का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, शायद हाँ, अभी 24-20 मतलब जो सीक्वेंस चल रहे हैं, 2-3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो मैंने इन पे थोड़ा सा देखा था इनके पेपर्स को IIT के, तो उसमें क्या था, उसमें प्लेन के क्वेश्चंस थे। ठीक है, और आपके इंटीग्रेशन उसके इंटीग्रल के क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनका टॉपिक आपका रिड्यूस हुआ है एकेडमिक में। तो जो बच्चे अगर पढ़ लेते हैं अलग से तो वो तो ठीक है, बट प्रॉब्लम ये होती है जैसे कि जो टॉपिक रिड्यूस हुए हैं तो उसका बेसिक आपको क्लियर नहीं होता है। तो नेक्स्ट टर्न से, इस टर्न तो हम लोग अपना उतना ही पढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, बट नेक्स्ट सेशन से जो बच्चे 11th में हैं वो फोकस करें, ध्यान रखें कि नेक्स्ट सेशन से मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। अगर कोई भी 1-2 टॉपिक रिड्यूस भी है तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोग पास पूरा का पूरा 1 साल होगा, बहुत टाइम होगा, आराम से पढ़ाई करेंगे, और NCERT का एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो बच्चे 11th में हैं, और नेक्स्ट ईयर से हम लोगों की पूरी टीम जितने भी 9 to 12 जितने भी क्लासेस हैं, 9, 10th, 11th, 12th, चारों के चारों क्लास चलेंगे, प्रॉपर चलेंगे, और पूरा फुल NCERT कवर होगी। जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, सारी की सारी कवर होंगी, चाहे वो 9th हो, 10th हो। 9-10 हमारे अभिषेक सर हैं, वो देखते हैं। ठीक है, और 11-12 आपका मैथ्स मैं देखूंगा, तो चारों मतलब क्लास में कोई भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो मिस हो। ठीक है, सारे टॉपिक हम लोग प्रॉपर लेकर चलेंगे। तो अभी इस टाइम क्या है, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल एकदम पीक टाइम चल रहा है एग्जाम का, तो यहाँ पर आपको बस हम लोगों की यही कोशिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको हेल्प कर सकें, जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करा सकें, वही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 3D। 3D का मतलब समझते हैं आप, 3 डायमेंशनल। ठीक है, हम लोगों ने 2D पढ़ा है, और जैसे कि 10th में हम लोगों ने 2D पढ़ा है, 11th में हम लोगों ने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D टॉपिक था एक। उसमें क्या था, उसमें केवल 3D का इंट्रोडक्शन था, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला था और आपका सेक्शनल फॉर्मूला था। बट अब पूरा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे 12th में 3D। इसमें क्या है, इसमें लाइन है, प्लेन है,
बट यहाँ पे प्लेन आपका पूरी तरीके से रिड्यूस हो चुका है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। लेकिन जो लाइन है वो आपका है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन से। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने वेक्टर, यहाँ ये 3D टॉपिक है, तो जो है वेक्टर से रिलेटेड है, तो वेक्टर की कई सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड होंगी। तो जैसे कि हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, तो यहाँ पर भी हमारा चलेगा डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे डायरेक्शन कोसाइन से। मैंने बताया था वेक्टर में कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, एक इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट्स है हमारा x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ये इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। तो ये जो ए बी, ठीक है, 2 पॉइंट है ए एंड बी, तो हमारा जो वेक्टर होगा वेक्टर ए बी को हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये वेक्टर होगा आपका ए बी। अब ये जो वेक्टर है ये कैसा है, ये ए बी का पोजीशन वेक्टर है, ये डायरेक्शन भी शो करता है। ए बी लिखा है, अगर हम इसको बी ए कर देंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो साइन भी चेंज होगा, जैसे पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो मैंने बताया था किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, उसी लाइन के पैरेलल या वही लाइन हो या उसी लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा वही उसका हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो ए बी का वेक्टर ये है, तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो आपके क्या होंगे, डी आर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, यही हो जाएंगे आपके डायरेक्शन रेशियो। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्शन रेशियो को हम लोग क्या है डिनोट करते हैं a b एंड c। ये जो x2 माइनस x1 है इसको हम लोग स्मॉल a, ये स्मॉल b एंड ये स्मॉल c, ये है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन है। तो डायरेक्शन कोसाइन मैंने वेक्टर में आपको बताया था, डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो आपका होता है एल, एम और एन। इसको हम लोग एल को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस एल्फा, एम को क्या लिखते हैं, कॉस बीटा, और एन आपका होता है कॉस गामा। तो एल्फा बीटा गामा ये हो गए, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं, ये हो गए हमारे एंगुलर फॉर्म में। तो होता क्या ये अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एक्सेस, पर्टिकुलर एक्सेस एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई जेड का जो रिजल्टेंट से एंगल बनता है, जैसे एक्स एक्सेस का रिजल्टेंट से हमारा जो एंगल बनेगा वो अल्फा है, वाई से बनेगा बीटा, जेड से बनेगा गामा, ये हमारे हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे फॉर्म्ड होते हैं ये भी मैंने बताया था वेक्टर में। चलिए, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया डायरेक्शन रेशियो। अब हम लोगों को यहाँ मेन क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो हम लोग अगर टॉपिक देखेंगे, यहाँ पर रफ कर देता हूँ फिर क्लियर दिखेगा आपको। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, मतलब डायरेक्शन कोसाइन को हम डायरेक्शन रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत ही इजी है। L इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले डायरेक्शन कोसाइन, हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या है। डायरेक्शन रेशियो हमारे हैं, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ ए आई बी जे प्लस सी के, और डायरेक्शन कोसाइन की बात करूँ अगर, तो वो आपका हो जाएगा एल आई एम जे एन के। वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने डायरेक्शन रेशियो को, डायरेक्शन कोसाइन को। अब एल एम एन की वैल्यू क्या होगी, एल इक्वल्स टू आपका होगा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एम इक्वल्स टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड लास्ट एन इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ये रिलेशन है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में, ये वैल्यूज होती हैं LMN की। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं, अब देखना बच्चों यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाता है उसमें रिलेशन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, डायरेक्ट इस टाइप से रिलेशन ना देकर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं 2-3 टाइप के जितने कंडीशंस बनेंगी वो सारी मैं आपको लिखा देता हूँ। अगर हम इस, ये तो LMN की वैल्यूज हो गई, ठीक है, इसको हम लोग इस टाइप से लिखते हैं L/A, क्या बनेगा 1/√A² B² C², M/B 1/√A² प्लस B² प्लस C², N/C 1/√A² B² प्लस C²। ये रिलेशन हो गया। और हाँ, यहाँ पर जो है ना वो प्लस माइनस दोनों में चलेगा, क्योंकि वेक्टर चल रहा है तो दोनों डायरेक्शन में आपका हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया रेशियो L/A, किसका रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, इन दोनों में क्या रेशियो है, तो ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें L/A, M/B और N/C तीनों की तीनों वैल्यू सेम आ रही है ना, तो हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं L/A, M/B एंड N/C इक्वल्स टू K, ठीक है। अब यहाँ पर K क्या है बताने की जरूरत नहीं है, K की वैल्यू क्या है +(1/√A² प्लस B² प्लस C²। ये आप अपने माइंड में सेट कर लेना, K की वैल्यू ये होती है, ठीक है। L/A, M/B, N/C इक्वल्स टू K, देन K इक्वल्स टू +(1/√A² B² C²। ये K का रिलेशन हो गया, ये इनका रिलेशन हो गया। अब हम बात करें इस टाइप से भी, तुम आपको दिया होगा LMN की फॉर्म में, ये रेशियो भी गिवन हो सकता है, ये सारी चीजें करेक्ट होती हैं। अब इसी टाइप से अगर हम लोग निकालें L², एक रिलेशन होता है बहुत इजी था, L² प्लस M² प्लस N², ये कितना होता है, चलिए फाइंड करते हैं। तो L की वैल्यू क्या है, L ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा A² अपॉन रूट हट जाएगा इसका ना, A² प्लस B² प्लस C²। सेकेंड M का करेंगे B² अपॉन A² प्लस B² प्लस C²। नेक्स्ट हम लोग करेंगे N का, तो हो जाएगा C² अपॉन A² प्लस B² प्लस C²। ये हो जाएगा L² प्लस M² प्लस N²। इन तीनों को ऐड करेंगे A² B² C² डिवाइड बाई A² प्लस B² प्लस C², सेम कैंसिल। ये छोटा सा डेरिवेशन था हमारा डायरेक्शन कोसाइन का। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, L² M² N² इक्वल्स टू 1, ये रिलेशन बनाया आपका डायरेक्शन कोसाइन का। ये एक छोटी सी आइडेंटिटी है, मतलब डायरेक्शन जो कोसाइन है हमारे, उन तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी टाइप की एक आइडेंटिटीज है हमारा L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1। अब इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ऊपर देखते हैं हम लोग LMN को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो यहाँ पर ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये भी रिलेशन इसी से बन जाएगा, LMN की वैल्यू रख देंगे एंगल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो गया। ये टोटल जितना भी है ना, ये आप कॉपी पर नोट कर लेना, इसको एक बार अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जितना इजी लग रहा है ना, इजी तो खैर है, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि इसी इतने से कॉन्सेप्ट में ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 101% बनाएंगे। आप कोई भी सैंपल पेपर उठा के देखिए, केवल इतने से कॉन्सेप्ट में 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। चलो तो हम इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना। ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में कुछ बातें। अब हम लोग आते हैं अपना, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक लाइन, ठीक है। लाइन हम लोगों ने 2D में पढ़ा है,
2D में लाइन पढ़ा है, एंगल पढ़ा है, एंगल बिटवीन टू लाइन सब कुछ पढ़ा है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे 3D में। पूरा सेम कॉन्सेप्ट चेंज है क्योंकि वो 3D है, ये 3D है, वो 2D है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइन की इक्वेशन कैसी होती है। इसमें लाइन की जो इक्वेशन है 3D में बिल्कुल डिफरेंट होगी और दो टाइप्स में चलेगी, कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या है? r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। ये है आपकी लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसमें ये बताना जरूरी है कि r क्या है, a क्या है और b क्या है और लैम्डा क्यों लिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें r जो हमारा है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। r कहीं भी चेंज नहीं होगा, चाहे लाइन हो, प्लेन हो, कुछ भी हो। r हमेशा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, जिसको हम लोग वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x y एंड z। फिर a क्या है? a आपकी जो है लाइन की इनिशियल पोजीशन को शो करता है। किसको शो करता है? इनिशियल पोजीशन को शो करता है। तो a जो है वो इनिशियल पॉइंट, जो इनिशियल पोजीशन है उसके वेक्टर होंगे। a आपका हो जाएगा x1i y1j z1k। क्लियर है? b क्या है? b सबसे लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो b है। क्यों? क्योंकि लाइन का किसी से भी रिलेशन निकालेंगे, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, कुछ भी करना होगा, तो हमें लाइन के b से मतलब होगा। b क्या है? डायरेक्शन रेशियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो डायरेक्शन रेशियो, जैसा कि मैंने अभी बताया था, डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये तो इस टाइप से हो गया। और हम लोग इसको अगर एक प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा ai vj प्लस ck। ठीक है, ये भी बहुत अलग, ये वेक्टर भी है और ये j का कह सकते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट क्या बोलते हैं उसको, कॉफिशिएंट। ठीक है, आई जे के कॉफिशिएंट है ये, और ये आपका वेक्टर है। ये एक स्केलर वैल्यू होती है एबीसी और ये वेक्टर है, तो इस बी में कंफ्यूज नहीं होना। तो आपका आर ये हो गया, ए ये हो गया, और डायरेक्शन ये आपका पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। क्लियर? ये हो गया। और हम बी की बात करें, यह है डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो। ठीक, डायरेक्शन रेशियो हो गया ये पोजीशन वेक्टर, और ये आपका जो है रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तीनों चीजें क्लियर हो गई आपकी। तो लाइन की इक्वेशन समझ गए होंगे। लैम्डा क्या है? लैम्डा जो होता है वो रेशियो है आपका, डायरेक्शन रेशियो जो होगा। डायरेक्शन रेशियो का मतलब एग्जैक्ट लाइन का वेक्टर नहीं होता। डायरेक्शन रेशियो आपका एग्जैक्ट लाइन का वेक्टर नहीं होगा, वो क्या होगा? उसी लाइन के पैरेलल किसी और, उसी लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलेगी नहीं, कुछ रेशियोज में ए बी सी जो है ना, किसी ना किसी रेशियो में लाएंगे, इसलिए हम लोग लैम्डा साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई वेक्टर फॉर्म लाइन की। अब इस वेक्टर फॉर्म से हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? कार्टेशियन फॉर्म। यहीं पर हम लोग लिखते हैं साइड में कार्टेशियन फॉर्म।
कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है? कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? कार्टेशियन फॉर्म हम लोग क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे डायरेक्ट। तो आर की वैल्यू हम लोग लिखते हैं एक्स आई वाई जे जेड के। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा उससे बनाएंगे ना तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ए कितना है आपका? ए आपका है एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन के, ये हो गया। प्लस लेमडा, यहाँ क्या है? वी की वैल्यू हमें पता है ए आई वी जे सी के, ठीक है। ये हो गई, मैंने सारी वैल्यूज लिख दी आर ए बी की। अब यहां पर क्या करना है? एक्स आई वाई जे जेड के। यहां पर हम बात करें आई और आई कॉमन आ गया, कितना आ जाएगा? अगर हम लोग बात करते हैं एक्स, एक काम करते हैं, ये लेमडा वाला टर्म इधर रहने देते, बाकी इधर आई और आई कॉमन है तो एक्स माइनस एक्स वन इधर जाएगा माइनस का, आई चलेगा इसके साथ, y माइनस वाई वन जे एंड z माइनस जेड वन के। और जो कांस्टेंट वैल्यू स्केलर क्वांटिटी लेमडा वाली है वो हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब यहां पर हम लोग रेशियो बनाएंगे। अगर हम कंपेयर करें ये किसके साथ है? x माइनस एक्स वन ए, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए, क्योंकि रेशियो सेम होगा, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर है। ये हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन बी एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी। और सभी का रेशियो क्या होगा? ये नीचे आएगा, क्या बचेगा? लेमडा, तीनों के इक्वल टू में बचेगा लेमडा। ये आपकी इक्वेशन हो गई किसकी? लाइन की, ठीक है। इतना लिख लें, लेमडा इक्वल टू में लिख दिया है, बट ये इक्वेशन के अंदर नहीं आएगा, इक्वल टू में लेमडा चलेगा, मतलब कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी तो होनी है रेशियो में। तो ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है? ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म होती है लाइन की, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर बच्चों? बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आया होगा आपके। मैंने कोई भी एक भी स्टेप स्किप नहीं किया, सारे एक एक स्टेप आपको क्लियर किया है। ये आपकी वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गई लाइन की फॉर्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है आगे। थोड़ा सा बच्चों एक काम जरूर करना, इस ये जो भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, जो भी मैं लिखा रहा हूँ, ये एक एक लाइन आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जो है आपको हेल्प मिलने वाली है। और जितनी बार देखिए बच्चों, ऐसा होता है ना, जैसे कोई वीडियो है, कोई भी एक एजुकेशनल वीडियो है, अगर आपको वो चीज़ सीखनी है ना, तो उसको जितनी बार आप देखेंगे रिपीट कर करके, उतनी बार वो और अच्छे से समझ में आएगी। पहली बार आप देखेंगे तो हो सकता है उतने अच्छे समझ में ना आए, दूसरी बार देखेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, मतलब 3 से 4 बार अगर आप उसको देख लेंगे तो उसमें उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। चलिए, ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसको भी रफ कर दें, इक्वेशन तो हो गई लाइन की। अब देखते हैं क्या हो सकता है। अब होगा क्या? अब सबसे पहले हमारा आएगा एंगल। अगर हम लोग एंगल को ही देख लें, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे बनेगा और कैसे हम लोग उसको फाइंड करेंगे। एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे करके जा रही है, ठीक है। तो इनके बीच में एक एंगल फॉर्म्ड होगा कुछ ना कुछ, उस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो एंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा है, बिल्कुल डिक्टो सेम वही है, ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें। इसमें दिया क्या होगा? हमको दोनों लाइनों की इक्वेशंस दी होगी, सिंपल सी बात है। r इक्वल्स टू a1 लैम्डा b1 a2 प्लस लैम्डा b2। r कभी चेंज नहीं होगा, मैंने बताया है। r क्या है हमारा? r हमारा जो है ना वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, तो सभी के लिए सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो वेरिएबल में होता है x y z। तो ये दो इक्वेशंस हमको दी होंगी इस फॉर्म में, लाइन की वेक्टर फॉर्म में लिखा है, कार्टेशियन में भी दी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम बात करें एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो फॉर्मूला क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था कि एंगल हो, ठीक है, या कोई भी रिलेशन हो लाइंस का, सबसे आगे बढ़ के क्या आएगा?
उसका डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो जो है वो उसका बहुत ही मेन पॉइंट है। डायरेक्शन, हर चीज में डायरेक्शन रेशियो इंटरफेयर करेगा, बाकी लाइन के और चीजों से इतना मतलब नहीं होगा कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, इस पे भी कोई भी मैटर नहीं करेगा। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कहीं कहीं यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज और हर जगह यूज होगा आपका डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर अगर हम एंगल निकालते हैं, एंगल हम लोग कॉस की फॉर्म में निकालेंगे, कॉस थीटा, जैसा कि वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा है। यहां हो जाएगा b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2। ठीक है, केवल डायरेक्शन रेशियो यूज होगा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 डिवाइड बाई मॉड b1 मॉड b2। ये आपका हो जाएगा एंगल टू लाइंस के बीच का। तो अब हम बात करें, अगर हमको लाइन की इक्वेशंस ना दी हो, अगर किसी लाइन के केवल हमको डायरेक्शन रेशियो ही दे रखे हैं, तो भी हम उन लाइनों के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया। अगर इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो वैसे मैं वेक्टर फॉर्म में तो ही स्केलर, अगर हम उसमें लिखें कार्टेशियन फॉर्म में, बट कार्टेशियन फॉर्म में लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं क्योंकि वो जो फॉर्म्ड होता है ना कार्टेशियन फॉर्म, वो वेक्टर से ही फॉर्म्ड होती है। तो वेक्टर फॉर्म जैसे यहाँ पर b1 आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ, b1 दिया होगा, डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन का दिया होगा a1i b1j c1k, और सेकेंड दिया होगा b2 a2i b2j एंड c2k। क्लियर? तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको पता i से i की मल्टीप्लाई, a1 a2 v1 v2 प्लस c1 c2, ये ऊपर आ जाएगा। नीचे मॉड b1 का मॉड मतलब a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, सेकेंड a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। ठीक, क्लियर? ये हो गया आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन दिस, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। ये आप तो चाहे आप वेक्टर फॉर्म में लिखें चाहे आप स्केलर फॉर्म में लिखें, फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है। ठीक है बच्चों? इस बार तो कोई कुछ भी ज्यादा नहीं है 3D में, वरना 3D बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत कुछ इसमें पढ़ने को है। तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब हम लोग बात करें कि दो कंडीशंस, एक तो एंगल हो गया, अब एंगल दो टाइप से, पैरेलल कंडीशन, दूसरी परपेंडिकुलर। तो हम लोग बात करें इफ टू लाइंस आर perpendicular to each other, if two lines are perpendicular to each other, दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं, कोई बात नहीं, लाइन हमको दी होगी, क्लियर? एक लाइन और दी होगी, ये दो लाइनें हो गई, दो लाइनें दी होंगी। अब कंडीशन ये है कि ये लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी, क्या कंडीशन होगी? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। अगर परपेंडिकुलर होंगी तो एंगल कितना होगा आपका? एंगल होगा 90 डिग्री। क्लियर है? cos थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बताया मैंने, b1 डॉट b2 मॉड b1 मॉड b2। क्लियर है? 90 पुट करेंगे, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 आपका होता है 0, तो यहाँ 90 पुट करेंगे हो जाएगा 0, b1 डॉट b2 मॉड b1 मॉड b2, ये जाएगा 0 में, तो यहाँ से रिलेशन क्या मिला हमको, b1 डॉट b2 इक्वल्स टू 0। तो याद कर लो बच्चों, परपेंडिकुलर के लिए इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो एंगल हमेशा क्या शो करेगा, b1 डॉट b2 इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। एक बार फिर से सुनना, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then direction ratio of then product of the direction ratio is equals to 0। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, ये तो हो गई परपेंडिकुलर कंडीशन, लाइन रफ कर दी, कोई नहीं। अब परपेंडिकुलर के साथ अगर परपेंडिकुलर ना होकर पैरेलल हो, तो पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में आपका हो जाएगा
वही सेम एंगल पैरेलल में एंगल कितना हो जाएगा 0 cos थीटा b1 डॉट b2 अपॉन b1 मॉड b2 ये होगा, ठीक है। तो cos थीटा ये हो जाएगा b1 डॉट b2 b1 डॉट b2 वो भी मॉड में cos थीटा cos 0 पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 कितना होता है 1 b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2। तो ये इधर आ जाएगा मॉड b1 मॉड b2 इक्वल्स टू b1 डॉट b2। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम इस किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे या उनके मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो इक्वल आएगा। तो इसमें हमारी कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है, कंडीशन इसमें हमारी ये बनेगी पैरेलल में, यहां से तो वैसे तो यहीं से क्लियर है, ठीक है, लेकिन हम इतनी कंडीशन वहां शो नहीं करेंगे। पैरेलल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो वेक्टर दिए होंगे r इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा b1, यहीं से क्लियर होता है कि मॉडुलस वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो खैर इसमें से हम लोग क्लियर करते हैं क्योंकि आपको वहां केवल एग्जैक्ट कंडीशन बतानी है। दो लाइनें आपको दी हैं, अगर ये पैरेलल हैं दोनों तो इनका क्या हो जाएगा b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 1 होगा, b1 अपॉन b2 1 क्यों, कुछ भी लैम्डा हो सकता है। रेशियो जो है दोनों का b1 अपॉन b2 का रेशियो सेम होगा। इस टाइप की कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं b1 इक्वल्स टू लेमडा b2, क्लियर, b1 इक्वल्स टू लेमडा b2 या b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू लेमडा। तो v हमारा क्या होगा, अगर हम कार्टेशियन में बात करें, कार्टेशियन फॉर्म में a1i b1j प्लस c1k, b2 की बात करें a2i b2j प्लस c2k। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम कंडीशन बनाएं फॉर पैरेलल, तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी a1 अपॉन a2 v1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, ये कंडीशन हो जाएगी पैरेलल की, ठीक है, इसकी हो जाएगी। बस ये केवल एक कंडीशन याद रखना पैरेलल के लिए, ये सारे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव में अप्लाई होंगे 101%। पूछ लिया इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन विच इज ट्रू या विच इज फॉल्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो ट्रू वाली कंडीशन आपकी दिख रही होगी, ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं और इस टाइप से सकते हैं, तीनों टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है। और जैसा कि अभी मैंने परपेंडिकुलर के लिए बताया था, एक बार फिर से देख लो, परपेंडिकुलर में क्या बताया था, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। तो अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म की बात करें a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये कितना आएगा 0 के इक्वल आएगा अगर कार्टेशियन में मिले, ठीक है। तो इसमें भी दूसरी फॉर्म इस टाइप से भी हो सकता है और इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल। तो बच्चों आज मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाए हैं, ठीक है, उसका एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। और अभी कुछ 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बाकी हैं, अब वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि अगर सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में समझा दूंगा मैं तो थोड़ा सा आपके माइंड में हौच पौच हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब ज़्यादा ऐसा लगे कि हाँ सब कुछ सर ने एक साथ समझा दिया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता चुका हूँ आपको, और इसको मैं अपने हिसाब से बहुत ही स्लो फॉर्म में बहुत ही स्लो समझाऊंगा जिससे आपको पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाए। तो इसके बाद अभी एक वीडियो आपका आएगा बढ़िया सा जिसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि एक चीज जो आपके टीचर्स लोगों ने भी बताई होगी, जो लाइन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकालने को आती है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एक क्वेश्चन 101% आपका पेपर में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस भी मिल सकता है, मतलब केवल 3D से बात करें कम से कम 7 या 8 या 10 नंबर का 3D से
मिलेगा। शॉर्टेज डिस्टेंस का तो एक क्वेश्चन 101% मिलेगा, ठीक है, जो आपके सारे टीचर्स ने ही बता रखा होगा और मेरी बात भी बच्चों एकदम सॉलिड है, शॉर्टेज डिस्टेंस मिलेगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस है, ठीक है, एंगल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है। ये दो तीन टॉपिक हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बच्चों आप लगे रहिए मेहनत से और मैं भी आपको पूरा साथ दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो भी आज पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए बाय बच्चों, करते रहिए मेहनत। जय हिंद।